एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बौद्ध धम्म हिंदी में। साथियों, इधर हमें टेलीग्राम में एक न्यूज़पेपर में छपा हुआ एक आर्टिकल मिला, जो आर्टिकल पटना कलम के विषय में है। तो आर्टिकल पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, काफ़ी जानकारियाँ उसमें दी गई हैं पटना कलम के विषय में। तो हमें लगा कि क्यों ना इस आर्टिकल को, इस लेख को, इस पटना कलम के विषय में जो जानकारी है वो आप लोगों के साथ साझा की जाए। तो चलिए देखते हैं इस पटना कलम के विषय में। तो ये किस पेपर का आर्टिकल है ये तो नहीं पता, लेकिन फिर भी चलिए बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें जो हेडिंग दी गई है, राजधानी की दस्ती कराती पटना कलम। अब देखते हैं ये क्या है पटना कलम। ये लेखन शैली है। कलम से तो ऐसा ही लग रहा है कि एक लेखन शैली है, लेकिन ये एक लेखन शैली नहीं है। पटना कलम किसी लेखनी का नाम नहीं, बल्कि यह एक चित्रकला है। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में इस शैली की शुरुआत हुई। मुगलों का शासन नहीं रहा, मगर राजधानी के कलाकारों ने पटना कलम शैली को बचाए रखा। पटना कलम शैली से जुड़ी यादों पर प्रकाश डालती ये रिपोर्ट। तो ये पटना कलम चित्रकारी का एक चित्र इसमें छापा गया है। अब बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ। पटना कलम पेंटिंग विश्व की प्राचीन चित्रकला शैलियों में से एक है। इस शैली के चित्र लघु आकार के हैं। ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, कि इन चित्रों का आकार कैसा है। तो ये जो चित्र हैं ये लघु आकार के हैं, इसीलिए इसे मिनीएचर शैली भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पटना कलम को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो मिनीएचर शैली, इसी के आधार पर शुरू की गई ब्रिटिश चित्र शैली समय के साथ दूसरे देशों के व्यापारियों के बीच खासी डिमांड में रही। शैली को जिंदा रखने में पटना सिटी के तारकनाथ बड़हेरिया, राजेंद्र प्रसाद आदि कलाकार प्रयासरत हैं। तो ये जो दो कलाकार हैं ये वर्तमान में इस कला को बचाए रखने में, इसके संरक्षण में प्रयासरत हैं। आगे देखते हैं। ब्रिटिश चित्र शैली के कई चित्रों को सहेज कर पटना म्यूजियम, खुदा बख्श लाइब्रेरी, जालान संग्रहालय आदि में रखे गए हैं। पटना पेंटिंग शैली में जीव जंतु, फूल पौधों, पक्षियों सहित कई प्रमुख स्मारकों का चित्रण किया गया है। तो इसकी विशेषता क्या है पटना कलम की? इसमें विशेषता यह है कि इसमें जीव जंतु, पशु पौधे, पक्षियों के साथ कई जो स्मारक हैं, जैसे पटना का जो गोलघर है उसका भी चित्रांकन पटना कलम के चित्रों में व्यापक रूप से किया गया है। जबकि ब्रिटिश चित्र शैली में आम जनजीवन, व्यापारी, कसाई, धोबी, लोहार, पारंपरिक त्यौहार आदि से संबंधित चित्रों को उकेरा गया है। तो थोड़ा सा अंतर है ब्रिटिश शैली में और पटना कलम चित्रकला में। आगे देखते हैं। एक ये चित्र भी सामने बना हुआ है, इसमें ये बीच में पटना का गोलघर दिखाया गया है। इस शैली का विकास कैसे हुआ है, तो इस पर कब इसकी शुरुआत हुई, तो इसमें जो लिखा गया है, पटना कलम शैली की शुरुआत मुगल काल में और ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान हुई। जानकार बताते हैं कि साल 1760 में मुगल हवेली में एक प्रतियोगिता के दौरान इस शैली की पहली पेंटिंग बनाई गई। धीरे धीरे लोगों में इसकी जानकारी हुई, जिसे पूरी तरह से विकसित होने में करीब 100 साल लग गए। साल 1850 से लेकर 1900 तक यह शैली काफ़ी लोकप्रिय रही। 20वीं सदी की शुरुआत में ही इस शैली की लोकप्रियता कम होने लगी और साल 1940 तक यह लगभग लुप्तप्राय हो गई। आगे दिया है कि जानकार बताते हैं अब भी कई ऐसे स्थल हैं जहां इस शैली के चित्रों को संजोकर रखा गया है। आज भी चित्रकला सीखने वाले छात्रों को देश के कुछ गिने चुने क्षेत्रों में इस शैली की आधारभूत संरचना दिखाई जाती है, जिसमें पटना, बनारस, झारखंड के नेतरहाट इसके प्रशिक्षण केंद्र के रूप में है। तो वर्तमान में इस शैली का प्रशिक्षण कहाँ पे प्राप्त होता है, इसके केंद्र की बात की जाए तो 3 प्रमुख केंद्र इस आर्टिकल में बताए गए हैं। एक पटना है, एक बनारस है और एक झारखंड का नेतरहाट है। आगे देखते हैं। इस शैली की शुरुआत पहले हुई, लेकिन इसका जो प्रमुख विकास था, चरम विकास था, अंतिम दौर जब इसका था
तो ये पटना पहुंची, जैसा इस आर्टिकल में बताया गया है। मुगलों के अंतिम दौर में यह शैली पटना आई। जानकार बताते हैं कि औरंगजेब चित्रकला को नापसंद करता, जिस कारण कई चित्रकार दिल्ली छोड़कर रोजगार की तलाश में देश के दूसरे क्षेत्रों में पलायन करने लगे। माना जाता है उस दौरान अजीमाबाद, अब पटना, रोजगार के लिए सबसे बेहतर जगह थी। पटना का बहुत पुराना नाम तो पाटलिपुत्र है, लेकिन उसके बाद में मुगल काल के समय पटना का नाम क्या था? तो मुगल काल के समय पटना का नाम था अजीमाबाद। आगे, पटना कलम शैली को यहाँ व्यापारियों ने काफ़ी तरजीह दी। व्यापारियों ने इसका संरक्षण किया, इसका प्रोत्साहन किया, साथ ही साथ कलाकारों को भी संरक्षण मिला, जिस वजह से यह शैली पटना में पटना कलम पेंटिंग्स के नाम से विख्यात हुई। राजधानी के पटना आर्ट व क्राफ्ट कॉलेज में इसकी विशेष तैयारियां कराई जाती हैं। आगे जो इसमें दिया है कि आकर्षित करती है चित्र की स्पष्टता। जो इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके जो चित्र हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं, एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी के साथ देखा जा सकता है। आर्टिकल में क्या है देखते हैं। इस शैली के चित्रकार पटना में बने स्मारक, पक्षियों, जीव जंतु, अनेक प्राकृतिक दृश्यों को कागज़ के अलावा कई वस्तुओं पर उकेरते थे और उसे बाजार में बेचते थे। चित्र में सूक्ष्मता, स्पष्टता को हर दर्शकों को अपनी तरफ खींचती है। तो इसकी जो विशेषता है कि इसमें सूक्ष्मता और स्पष्टता है। इस शैली के चित्रों को किस पर बनाया जाता था, इसमें भी देखें तो कागज़ पर बनाया जाता था, और इसके साथ कुछ अन्य जो मुख्य चित्र बनाने का माध्यम था, किस पे चित्र बनाए जाते थे, आधार था, वो कागज़ ही था। आगे देखिए, इसमें दिया है कि पटना के कई क्षेत्र बने थे केंद्र, मतलब पटना के बहुत से छोटे छोटे केंद्र थे, मोहल्ले थे, जो इस कला के केंद्र बने थे। तो इसमें दिया है कि दिल्ली से हटने के बाद कलाकारों ने जीविकोपार्जन के लिए पटना को ही सबसे उत्तम जगह माना। पेंटिंग सीखने के लिए मच्छर हट्टा, लोधी, कटरा, मुगलपरा और दीवान मोहल्ला, ये जो 4-5 मोहल्लों के नाम दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो ये नाम है, ये मोहल्ले हैं, मच्छर हट्टा, लोधी, कटरा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, ये किससे जुड़े हुए हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं? यह कौन सा मोहल्ला पटना कलम चित्रकारी का केंद्र था या कौन सा नहीं था? आगे देखते हैं। अपने अपने क्षेत्रों के बाजार में चित्रों को वे कैनवास पर उकेर कर इसे व्यापारियों को बेचते थे, जिससे उनका जीवन यापन संभव हुआ। तो इससे क्या हुआ कि जो चित्रकार थे उनका जीवन यापन भी हुआ और एक नई चित्रकला शैली का विकास भी हुआ, और पटना में भी काफ़ी व्यापारिक समृद्धि आई, बाजार का एक केंद्र बना। तो इसमें दिया हुआ है कागज़ पर दिखती है शैली की कलाकारी। पटना कलम शैली की खास बात यह थी कि इसकी चित्रकारी कागज़ के अलावा अन्य वस्तुओं पर भी की जाती थी। जानकारों के अनुसार हाथी के दांत, शीशे, धातु, अभ्रक, हड्डी व हिरण के छाल पर भी चित्रकारी की गई। तो काफ़ी माध्यम है इस पे, जो काफ़ी लोकप्रिय थी। साथ ही इसमें इस्तेमाल होने वाले कागज़ को हाथों से बनाया जाता था, ये एक विशेषता है। बाद के समय में बांस से निर्मित नेप्सल कागज़ और बाद के दिनों में उसके भी बाद में यूरोप से आयातित कागज़ का इस्तेमाल हुआ। वर्तमान में इस शैली को कागज़ पर ही उकेरा जाता है। तो इसमें हाथ से बने कागज़ का भी प्रयोग हुआ, बांस के बने कागज़ का भी प्रयोग हुआ, और यूरोप से आयात किए जाने वाले कागज़ को भी इस शैली के चित्रकारों ने चित्रों को उकेरने के लिए प्रयोग किया। अब देखते हैं कि इसके जो चित्रकार थे, जो कलाकार थे, वो कैसे ब्रश बनाते थे, इस पर भी देखते हैं थोड़ा सा। गिलहरी के बाल से बने ब्रश का होता है प्रयोग, अभी होता है शायद, और पहले तो होता ही था। इसमें जो लिखा है कि पटना कलम शैली के तहत चित्र बनाने में गिलहरी के बाल से ब्रश बनाया जाता था, जिसे कबूतर के पंख में फंसाकर तूलिका का रूप दिया जाता था, तूलिका कूची की तरह। साथ ही चित्रों को स्पष्ट करने के लिए वाटर कलर का भी प्रयोग हुआ। इस शैली में वाटर कलर के साथ
प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। इसकी ये भी एक विशेषता है कि इसमें जो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। अब इन प्राकृतिक रंगों को कैसे बनाया जाता था, तो जानकारों के अनुसार जो इसमें लिखा है कि पुआल से पीला रंग, यानी कि जो धान का जो पैडी है, पैरा है, उससे पीला रंग, हरे पत्तों से हरा रंग, गोबर से गोल्डन रंग, और इसके साथ कई रंगों का मिश्रण करके भी चित्रों को तैयार किया जाता था। उन रंगों को चित्रों में भरा जाता था। अब इस शैली में अपार सुविधाओं के कारण सामान्य ब्रश एवं कलर पेंट्स का प्रयोग कर चित्रकला सिखाई जाती है। तो वर्तमान में ये प्रयोग है। आगे इसमें दिया है कि प्राकृतिक रंगों के लगाव ने बनाया पटना कलम पेंटिंग शैली का कलाकार। देखते हैं, प्राकृतिक रंगों से लगाव के कारण अभी तक 60 से ऊपर रंगों की खोज कर चुका हूं, जो इस आर्टिकल में दिया गया है। देखते हैं किसके विषय में। ये विशेषता पटना कलम पेंटिंग्स की ही देन है। नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल के फाइन आर्ट के पूर्व विभागाध्यक्ष आचार्य राजेंद्र प्रसाद गुप्ता कहते हैं, अभी भी खाली समय में इस शैली के चित्रों को उकेरता हूँ। वर्तमान में ये कलाकार भी हैं। पटना आर्ट व क्राफ्ट कॉलेज के संस्थापक जो रहे हैं राधा मोहन जी से उन्होंने इस चित्रकला को सीखा था, इस कला को सीखा था, और इसे आज भी जीवित करने की चाह रखते हैं और इच्छुक छात्रों को सिखाने के लिए तत्पर रहता हूँ, ऐसा आचार्य राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी का कहना है। ये एक और चित्र इसमें दिया गया है, किसी फंक्शन का चित्रांकन यहाँ पे किया गया है। अब जब हमने पटना कलम चित्रकारी के विषय में कुछ उसकी विशेषताओं को जाना, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस शैली का विकास करने वाले चित्रकार कौन थे, किन चित्रकारों ने इसमें सबसे ज़्यादा योगदान दिया। तो इसमें जो दिया हुआ है, इस शैली के प्रमुख कलाकारों में सेवक राम जो सबसे प्रमुख नाम है, शिवदयाल लाल, माधवलाल, यमुना प्रसाद, महादेव लाल व फ़कीर चंद्र रहे हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये नाम बीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, विशेषकर चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस। आगे इसमें दिया है पटना आर्ट्स एवं क्राफ्ट के पूर्व प्रशिक्षक एवं शहर के प्रसिद्ध पेंटिंग कलाकार प्रोफेसर श्याम शर्मा बताते हैं, पटना कलम शैली का इतिहास काफ़ी पुराना और रोचक रहा है। ब्रिटिश काल से चली आ रही कला को पटना कलम शैली से नई पहचान मिली। पटना सिटी के आसपास के इलाकों में कलाकार दैनिक जीवन से जुड़ी कलाकृतियों को बनाते थे, जिसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। आगे इसमें दिया है पटना आर्ट कॉलेज के संस्थापक व कलाकार राधा मोहन बाबू ने इस शैली के विषय में जाना और इसके विकास पर कार्य किया। राधा मोहन बाबू की बात करें तो इन्हें पटना कलम शैली का अंतिम संरक्षक माना जाता है, जिन्होंने इस कला के संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा योगदान दिया। ये देखिए एक चित्र और इसमें दिया हुआ है, पालकी को ले जाते हुए चित्र बनाया गया है। और ये एक चित्र है, घोड़ा है, उसका चालक है, पीछे लोग बैठे हुए हैं, पहिए हैं। इस कला शैली की बारीकियों को इस चित्र में देखा जा सकता है कि घोड़े में कैसे ऊपर चित्रांकन किया गया है, घोड़े के मुंह पे रस्सी वगैरह जो बंधी है, और ये रस्सी बगल से है, पेट के नीचे से है, और ये बैलगाड़ी के पहिए हैं। ये देखिए पीछे भी काफ़ी अच्छा सा दृश्यांकन इसमें किया गया है, जो इस शैली की विशेषता बना आगे चल के। इसी से इस शैली को पहचान मिली, इसका नाम मिला। अभी इस आर्टिकल का जो अंतिम हिस्सा है उसमें इसके संग्रहालय के विषय में बात की गई है। तो इसमें दिया गया है जालान संग्रहालय। जालान संग्रहालय में 10,000 कलाकृतियाँ, जालान संग्रहालय में करीब 10,000 पुरानी कलाकृतियाँ संग्रह कर रखी गई हैं। म्यूजियम में आम लोगों के लिए एंट्री नहीं है, फिर भी इच्छुक लोगों के लिए यह निजी संग्रहालय हमेशा खुला रहता है। एंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि यह एक निजी संग्रहालय है। इसमें दिया है कि बाल मनोहर जालान जो इसके संस्थापक थे, इन्होंने ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह करने का इनका शौक़ था, और धीरे धीरे ये संग्रह करते गए और आज इनका संग्रह एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित हो गया है। यहाँ पटना सिटी के कई कलाकारों द्वारा बनाई गई पटना कलम्स की पेंटिंग मौजूद हैं।
तो ये तो था जालान संग्रहालय। अन्य संग्रहालय में देखें तो पटना संग्रहालय, और पटना संग्रहालय के साथ में जो यहाँ पे लाइब्रेरी है, पीछे हम लोगों ने नाम देखा था पहले, खुदा बख्श लाइब्रेरी में भी इस शैली के चित्रों का संरक्षण किया गया है, उनको संजो कर रखा गया है। तो आज के वीडियो में जो जानकारी हमें इस आर्टिकल से मिली, हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे वीडियो को लगातार बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, प्रेरणा देता है। और इसी के साथ आप सभी को जय भारत।